हेलो एवरीवन। अपना सिलेबस जो है फिजिक्स का वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम चैप्टर फर्स्ट जो था हमारा यानी कि फिजिकल वर्ड यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर थ्योरी रिवाइज करनी है तो आप पुराने लेक्चर्स फिर से देख सकते हैं टॉपिक्स की स्टडी के लिए, या फिर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे पढ़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और साथ में क्वेश्चंस का आइडिया भी हो जाए। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, A single system on which all scientists all over the world agree with units of measurement is called, यानी कि यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट के लिए यानी कि मापन के मात्रकों के लिए वो सिंगल सिस्टम यानी कि वो एक सिस्टम जिसके ऊपर पूरे विश्व के साइंटिस्ट जो हैं वो एग्री करते हैं यानी कि वो उसे फॉलो करते हैं, उसे क्या कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मात्रकों की जो पद्धतियां हैं उनमें से वो पद्धति कौन सी है जो कि विश्व में स्वीकार की गई है, यानी कि पूरे विश्व में उसे मानक के तौर पे अपनाया गया है। तो देखिए, जब हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ा था यानी कि मात्रकों की पद्धतियां पढ़ी थी, तो हमने 4 टाइप के देखे थे सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस और एसआई सिस्टम। और हमने कहा था कि जो एसआई सिस्टम है उसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया गया है, यानी कि हर देश अपना अपना सिस्टम यूज करता है, लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय रूप से देखा जाए जिस पर सबने एग्री किया हो वो होता है हमारा एसआई यूनिट सिस्टम, और इसे ही हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी कहते हैं। ये चीज हमने अपने लेक्चर में देखी थी। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए जो आपको दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है एसआई यूनिट्स, और सेकंड ऑप्शन भी ध्यान से देखिए वो दिया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई यूनिट को ही इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है आपको कि मरकरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर एग्जैक्ट, और फिर ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मरकरी थर्मोमीटर होता है वो क्या मापने के काम आता है। तो देखिए, किसी भी टाइप का थर्मोमीटर हो, चाहे वो मरकरी थर्मोमीटर हो, लिक्विड थर्मोमीटर हो, पायरोमीटर हो या और कोई थर्मोमीटर हो, ये सब थर्मामीटर टेम्परेचर को नापने के काम आते हैं। ये एक जनरल क्वेश्चन है जो हम डे टू डे लाइफ में भी जानते हैं कि थर्मोमीटर जो है वो तापमान नापने के काम आता है, इसलिए मरकरी थर्मामीटर भी टेम्परेचर को नापने के काम आएगा। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है हमें, द स्पेशल फीचर ऑफ अ वर्नियर कैलिपर इज दैट इट कैन मेजर अप टू, यानी जो वर्नियर कैलिपर हमारा होता है उसका स्पेशल फीचर ये होता है कि वो कहाँ तक मेजर कर सकता है। यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए हम लंबाई नापने के लिए हमेशा स्केल का यूज करते हैं। अब अगर आप मीटर स्केल के बजाय आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं तो उसका कुछ अलग बेनिफिट तो होना चाहिए, तभी हम अपने एक कन्वीनियंट सिस्टम को छोड़कर किसी और सिस्टम की तरफ या किसी और ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन में पूछता है कि वर्नियर कैलिपर की स्पेशल फीचर क्या है कि ये कितना मेजरमेंट ले सकता है। स्केल में और वर्नियर कैलिपर में डिफरेंस रहता है कि स्केल जो है वो हमारी थोड़ी बड़ी लंबाई तक लंबाई नापकर बताता है, जबकि वर्नियर कैलिपर जो है उससे कम लंबाई को भी नाप सकता है। कहने का मतलब एक निश्चित लंबाई से कम लंबाई अगर है तो हमारा स्केल उसे नहीं नाप पाएगा, और वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम उसे भी नाप सकते हैं। हालांकि वर्नियर कैलिपर की भी अपनी एक लिमिट होती है और वो भी एक निश्चित लंबाई से कम लंबाई को नहीं नाप पाता, लेकिन
क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा है कि वर्नियर कैलिपर जो है वो मिनिमम कितनी लंबाई को नाप सकता है। तो आप जब लैब में एक्सपेरिमेंट भी करेंगे तब भी नोटिस करेंगे, जब आप उसका लीस्ट काउंट निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर जो है हमारा वो 0.1 मिलीमीटर तक की लेंथ को नाप सकता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब देखिए, जो स्केल हम यूजुअली यूज करते हैं लाइन खींचने के लिए, उस पे आप एग्जैक्ट मेजरमेंट ले सकते हैं 1 मिलीमीटर तक का। आपने जब भी कभी स्कूल में भी लाइंस खींची होंगी तो आपने देखा होगा, हम जो लाइन खींचते हैं वो 6 सेंटीमीटर की हो सकती है, 6.1 सेंटीमीटर की हो सकती है, 6.2 सेंटीमीटर की भी हो सकती है। कहने का मतलब 0.1 सेंटीमीटर से नीचे की लाइन को हम नहीं नाप सकते, लेकिन वर्नियर कैलिपर की सहायता से हम 0.1 मिलीमीटर की रेंज से भी नाप सकते हैं, 0.1 मिलीमीटर की लंबाई को भी नाप सकते हैं। इसलिए वर्नियर कैलिपर जो होता है वो हमारे नॉर्मल स्केल की बजाय ज़्यादा प्रेसाइज उपकरण होता है। प्रेसाइज उपकरण का मतलब ज़्यादा सटीकता से लंबाई को नाप के बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड यूज्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज कॉल्ड। यानी कि एक ऐसी राशि जिसे हम नाप सकते हैं और जो साइंस और टेक्नोलॉजी की गणितीय समीकरणों में काम में ली जा सकती है, उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए, ऐसी राशि जिसे हम नाप सकते हैं और जिसे हम ऐसी साइंस और टेक में यूज कर सकते हैं, उसे हम भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो वर्नियर कैलिपर है वो क्या मेजर करने में हेल्प करता है, और ऑप्शन हमें दिए हुए हैं एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, थिकनेस एंड डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब्स और ऑल ऑफ देम। तो देखिए, जब लैब में हमने वर्नियर कैलिपर का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें भी हमने देखा था कि वर्नियर कैलिपर जो है वो क्या करता है, बाह्य व्यास भी नापता है, आंतरिक व्यास भी नापता है, और किसी भी बीकर या ट्यूब की गहराई को भी नापता है। ये 3 चीजें तो हमने देखी थी। तो यानी कि पहला पॉइंट है वो सही होगा, एक्सटर्नल डायमीटर नापता है। दूसरा पॉइंट भी सही होगा, इंटरनल डायमीटर नापता है। और तीसरे पॉइंट में हमें ये पता है कि डेप्थ ऑफ नैरो ट्यूब्स तो नापता है, यानी कि जो ट्यूब है उनकी गहराई तो नापता है। रही बात उसकी थिकनेस की, तो देखिए, किसी भी चीज के, आपने किसी भी गिलास का या किसी भी चीज का आपने बाह्य व्यास नाप लिया और उसका आंतरिक व्यास भी नाप लिया, तो उन दोनों का जो अंतर है वो उस वस्तु का की मोटाई या थिकनेस कहलाएगी। यानी कि जो वर्नियर कैलिपर है उसकी सहायता से हम थिकनेस भी नाप सकते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शन 4 है, ऑल ऑफ देम, यानी कि जो ऊपर के तीनों पॉइंट्स में जो चीजें बताई गई हैं वो सभी हम नाप सकते हैं वर्नियर कैलिपर की सहायता से। इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा आंसर नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है वेट एंड मास आर यूज्ड इन आवर डेली लाइफ एज इंटरचेंजेबल, हेंस दे आर, और फिर हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, क्या कहा है क्वेश्चन में कि भार और द्रव्यमान, यूजुअली ये चीजें या ये शब्द जो है ये हम अपनी डे टू डे लाइफ में आपस में चेंज करते हुए यूज करते हैं। यानी कि हम बहुत बार द्रव्यमान को भार कह देते हैं, भार को द्रव्यमान कह देते हैं, या दोनों को एक ही समझते हैं, या वास्तव में दोनों शायद एक ही होती हों। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भार और द्रव्यमान को हम डे टू डे लाइफ में अपनी इच्छा अनुसार यूज कर लेते हैं, लेकिन ये दोनों जो हैं वो कैसे हैं। और ऑप्शन में दिया है कि दोनों एक ही हैं, या दोनों अलग अलग हैं, या दोनों बराबर हैं, या दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया अपने लेक्चर्स में,
जो मास होता है वो होता है द्रव्यमान और हम उसे स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को अगर गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि m इंटू स्मॉल g जो है वो होता है हमारा w, यानी कि वेट भार w। तो यानी द्रव्यमान और भार जो है वो दोनों अलग अलग राशियां हैं। द्रव्यमान को जब आप स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपको भार मिल जाता है वस्तु का। इसका मतलब सही आंसर होगा ऑप्शन 2, यानी कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट का, यानी कि प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र क्या होता है। तो ये जो विमीय सूत्र है प्लांक नियतांक का, वो कैसे निकालेंगे हम। हमें ये पता है कि ऊर्जा E बराबर होता है h इंटू न्यू। ये हमने अपने चैप्टर्स में पढ़ा है थ्योरी में। तो E बराबर होता है h इंटू न्यू, जहाँ पर E है ऊर्जा, h होता है हमारा प्लांक नियतांक और न्यू होती है हमारी आवृत्ति। अब हमें E की विमा पता होनी चाहिए, यानी कि ऊर्जा की विमा पता होनी चाहिए, न्यू की विमा यानी कि आवृत्ति की विमा भी पता होनी चाहिए। तो हम h निकाल सकते हैं। h होगा हमारा E अपॉन न्यू। तो E की विमा रखिए और न्यू की विमा रखिए। आंसर हमें मिल जाता है कि प्लैंक कांस्टेंट का जो विमीय सूत्र है वो m1L2T-1 होता है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी। 8th क्वेश्चन यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन जो है, यानी कि पृष्ठ तनाव जो है वो 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर है। उसकी एमकेएस सिस्टम में वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए, हमने विमीय फॉर्मूला जो देखे थे उस समय पर हमने इन सिस्टम्स को आपस में चेंज करना भी देखा था, या फिर हम सिंपल कन्वर्जन रूल भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हमें सीजीएस सिस्टम में सरफेस टेंशन का मान दे रखा है 70 डाइन प्रति सेंटीमीटर। एमकेएस सिस्टम में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि डाइन जो है वो बल का मात्रक होता है और सेंटीमीटर है वो दूरी का मात्रक होता है। एमकेएस सिस्टम में बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन और दूरी का मात्रक होता है हमारा मीटर। यानी हमें जो आंसर निकालना है वो होगा हमारा न्यूटन प्रति मीटर में। अब हम देख लेते हैं कि एक डाइन में कितने न्यूटन होते हैं और एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो देखिए, आपको पता है कि एक न्यूटन में 10 के पावर 5 डाइन होते हैं, यानी एक डाइन में 10 के पावर -5 न्यूटन होंगे। तो डाइन की जगह हम 70 को डाइन को हम न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 के पावर -5 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए एक सेंटीमीटर में 10 के पावर -2 मीटर हो गए। तो सेंटीमीटर की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर, यानी कि सॉल्व करने पर हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाता है 7 इंटू 10 रेज़ टू पावर -। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 वाट आवर कंटेन्स हाउ मेनी जूल्स, यानी कि 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं। अब देखिए, जूल जो है वो है मात्रक हमारा ऊर्जा का, और वाट आवर भी ऊर्जा का ही मात्रक है, लेकिन वाट आवर जो मात्रक होगा वो होता है शक्ति की टर्म्स में। शक्ति P होती है हमारी E अपॉन T, यानी कि प्रति सेकंड ऊर्जा के बराबर। यहाँ से ऊर्जा हमें मिल जाती है P इंटू T। P यानी शक्ति और शक्ति का मात्रक होता है वाट।
टी यानी टाइम, और टाइम का मात्रक यहाँ दिया गया है आवर। अब देखिए, ऊर्जा को जब आप जूल में निकाल रहे हैं तो जूल उसका एक ऐसा ही मात्रक हो गया ऊर्जा का। वाट आवर को ऊर्जा जूल में कन्वर्ट करने के लिए हम आवर को सेकंड्स में बदल देते हैं, यानी कि एमकेएस सिस्टम में चेंज कर देते हैं। एमकेएस सिस्टम में एक आवर सॉरी समय की यूनिट जो होती है वो सेकंड होती है। आवर को सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, यानी कि 1 घंटे में आपके 60 × 60 यानी कि 3600 सेकंड होते हैं। तो वाट आवर को जूल में बदलने के लिए आप उसे 3600 से गुणा कर देते हैं। अब 1 वाट आवर है तो 3600 से गुणा करने पर आपको वैल्यू मिलेगी 3.6 × 10⁻³ तो वाट आवर को जूल में बदलने के लिए आपको उसे क्या करना है, 3.6 × 10⁻³ से गुणा करना है। यानी और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 1 वाट आवर को कन्वर्ट करना है, तो हम 1 को 3.6 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी यानी कि 3.6 × 10⁻³ ये होगी हमारी जूल में। कहने का मतलब वाट आवर को जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3600 से गुणा करना है, और ये 3600 कहाँ से आए, क्योंकि हम आवर को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो किसकी यूनिट होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा की ही यूनिट होती है। जब आप जूल को इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर मान से, यानी कि जूल को 1.6 × 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपको जो ऊर्जा मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का ही मात्रक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, थ्योरी में हम अपने टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद रिवीजन के तौर पे या फिर प्रैक्टिस के तौर पे हम ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिलेबस के। इनमें अगर कुछ और न्यूमेरिकल्स आएंगे तो और करते जाएंगे साथ में। आप जो जिस भी टॉपिक के ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले एक बार उनकी थ्योरी को थॉरोली स्टडी कर लीजिए, कि जो लेक्चर्स हैं वो एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए ताकि आपको सारे टॉपिक्स रिकॉल हो जाएं। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो और साथ साथ में एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रिपरेशन का भी पता चलता रहेगा। थैंक यू सो मच।